नमस्कार। पर निंदा निंदा नहीं है, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, ये स्फूर्ति देती है। पर निंदा से पाचन क्रिया स्वस्थ होती है। पर निंदा तो पारियता का शर्तिया इलाज है। साधु संत को पर निंदा करने के लिए मनाही है। इसलिए वे कहते हैं कि मोहि सम कौन कुटिल खलकामी, कि मेरी तरह तो कोई है ही नहीं निंदक। वो ये करके वे भी विटामिन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं। निंदा करके वे अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। नहीं दर्शकों, ये बात मेरी नहीं है, ये बात उस महान साहित्यकार की है जिसे हम आज 100वें वर्ष पर शत शत नमन कर रहे हैं। महान साहित्यकार हरिशंकर परसाई। आज 2024 के अगस्त में उनको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे व्यंग लेखक ने इसी तरह की कई व्यंगात्मक बातें लिखी हैं जो हमारे शरीर में चुभ जाती हैं। हम कई बार तो मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराने के साथ साथ हम सोचने को भी बाध्य होते हैं कि हरिशंकर परसाई ने ये क्या बात लिखी। आज इस विषय में हम वार्ता करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर चंद्रकला पांडे जी के बारे में बताऊं कि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं और हिंदी विभाग की अध्यक्षा रही हैं। इसके साथ ही ये 12 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधित्व की हैं, राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं। चंद्रकला पांडे ने 22 किताबें इनके नाम में हैं। 22 किताबों में एक काव्य संग्रह है। विशेष करके कुछ किताबें समीक्षा की हैं और कुछ किताबें अन्य अनुदित हैं। ये बांग्ला से हिंदी और हिंदी से बांग्ला में लिखती हैं। आकाशवाणी में इनका एक प्रोग्राम होता था कि चलिए बांग्ला सीखे, उसमें ये भागीदार होती थी और हिंदी भाषियों को बांग्ला सिखाती थी। तो ऐसी ही महान हस्ती, इन हस्ती के बारे में ये कहूँगा कि इनके पढ़ाए हुए जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, आज देश ही नहीं विदेश के विभिन्न भागों में वे कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य की कोई शिक्षा दे रहा है, कोई हिंदी साहित्य पर शोध कर रहा है और कोई हिंदी साहित्य पर अपनी कविताएं, किताबें लिख रहा है। तो ऐसे महान हस्ती हमारे स्टूडियो में आइए। मैं आज इनका नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ और अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में एक युवा सहायक प्रोफेसर जुड़ चुकी हैं, एकता हेला। एकता हेला अब ये कॉलेज में पढ़ाती हैं और चूंकि ये युवा हैं, लेकिन इनका भी साहित्य के प्रति कितना झुकाव है इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये प्रोफेसर हैं। ये अपने कॉलेज में जितने भी छात्र हैं उनको साहित्य के बारे में पढ़ाती हैं। तो सबसे पहले एकता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त जीवन परिचय, आप इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। हिंदी के मूर्धन्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में ही प्राप्त की। उसके बाद वो नागपुर चले गए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की आयु में उन्हें वन विभाग में नौकरी मिल गई। कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। बाद में सब कुछ छोड़कर वह स्वतंत्र लेखन आरंभ करते हैं। उन्होंने जबलपुर से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका वसुधा के संस्थापक रहे, का संपादन किया। उनके कई व्यंग, निबंध संग्रह, उपन्यास, संस्मरण प्रकाशित हुए, जिसमें पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, भोलाराम का जीव, अपनी अपनी बीमारी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि प्रमुख हैं। हरिशंकर परसाई के बारे में आपने अपने छात्रों को बहुत पढ़ाया जी। उन्होंने जिस वक्त ये व्यंग कविताएं लिखी, व्यंग जो लेख लिखे, तब में और आज के परिप्रेक्ष्य में आप हरिशंकर परसाई को कहाँ पाती हैं? देखिए, अभी एकता जी ने जो बातें कही, इन्होंने वसुधा के संपादन की बात की, तो मैं इनकी सबसे पहली रचना जहाँ छपी थी उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये प्रखर अखबार था
प्रखर, जो मध्य प्रदेश से निकलता था, जबलपुर से ही। और उस समय इन्होंने अपना नाम उदार रख लिया था। इन्होंने अपना उपनाम उदार रख लिया था, उदार, हरिशंकर परसाई से नहीं करते थे नहीं, उदार नाम से लिखते थे। और चूंकि उस समय भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जो है देशभक्त हैं और एक राजभक्त हैं। जो देशभक्त हैं वो मेरी रचनाओं को पसंद करते हैं, लेकिन जो राजभक्त हैं वो राजा से जाकर दरबार में मेरी नालिश कर देते हैं। बहुत बड़ी बात कही। इसलिए मैं उदार हो गया हूँ। और वो उदार सरनेम से लिखा करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है, खुद बताया है कि मैं आरंभ से ही बहुत भावुक संवेदनशील था और मेरे आदर्श थे मेरे पिता, जो जंगल विभाग में काम करते थे और लकड़ी के कोयले का व्यवसाय था। तो इनका परिवार एक तरह से यायावर परिवार था। एक गांव से जाकर किसी एक जंगल को ये किराए पर लेते थे और वहीं बस जाते थे। वहाँ से लकड़ी का कोयला बनाकर इधर उधर उनको उसका व्यापार करते थे। इससे परिवार अच्छे से चल जाता था। 5 भाई बहन थे, लेकिन गरीबी का सामना, भूखमरी का सामना करना ही पड़ता था इन लोगों को। तो इन्होंने बताया है कि ज्ञान और संवेदना, 2 चीज़ों की ज़िंदगी में लेखक को बहुत ज़रूरत होती है। संवेदना मेरे पास बचपन से थी, आसपास के दुख को देखता था, द्रवित होता था, मुस्कुराहट कम होती थी, आंखें अधिक भर आया करती थी। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं लिख सकता हूँ इस घटना से। दिवाली का दिन था, अपने एक मित्र के साथ, मनमोहन तिवारी जिनका नाम था, ये दिवाली की रौनक देखने जबलपुर निकले। तो एक जगह इन्होंने देखा कि रोशनी में एक चमचमाती हुई सफ़ेद कार खड़ी है और 2 फटे पुराने कपड़े पहने बच्चे आए और उस कार पर हाथ ऐसे फेरने लगे। ड्राइवर जो कि भीतर बैठा था बाहर निकला और 2-2 थप्पड़ दोनों को लगा के भगा दिया। दूर खड़े हमारे प्रिय लेखक उसे देख रहे थे। उनके मन में उस दिन पहली बार वर्ग संघर्ष की भावना ने जन्म लिया। संवेदनशील थे, बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या, एक ऐसा है जो कार में बैठकर आया है, बैठा नहीं है, और एक वर्ग ऐसा है जो उसको केवल छूता है तो मार खाता है। इसका मतलब दुनिया में 2 बिरादरी हैं, 2 बिरादरी, एक मार खाने वाले हैं, एक मारने वाले हैं। और उन्होंने इसी विषय को ज्यों का त्यों लिखा और उदार नाम से प्रखर पत्रिका में भेज दिया। ये ज्यों का त्यों छप भी गया और इसकी काफ़ी तारीफ भी हुई। तब इन्होंने सोचा कि मेरे मन में जो कुलबुलाहट थी, जो मैं मित्रों से शेयर कर लिया करता था, उसे मित्रों से शेयर न करके अगर मैं कागज़ पर उतार दूं तो कितना अच्छा, कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है। और इसके लिए उन्होंने कलम उठा ली और वे बेजुबानों की जुबान बन गए। उस संदर्भ जो में समाज में सताए हुए लोग थे, वंचित थे, शोषित थे, उनके बारे में सोचना इनका मुख्य पेशा बन गया, मान लीजिए। और जब नौकरी करते करते इन्होंने, एकता जी ने बता ही दिया है, उन्होंने कई जगह नौकरी की, लेकिन जब उन्हें लगा कि राजभक्ति करनी पड़ेगी नौकरी करते हुए, तो इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये प्रखर अखबार के ही संपादकों में एक संपादक हो गए। उसमें लिखने लगे। इनकी आरंभिक व्यंग रचनाएं अधिकतर इसी अखबार में निकलीं। बाद में जब ये प्रसिद्ध हो गए तो ये हरिशंकर परसाई के नाम से लिखने लगे। इनके मित्रों ने कहा कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, अब उदार होने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे, देखिए अंग्रेज़ी में 2 शब्द हैं, एक है सटायर, एक है ह्यूमर। ह्यूमर और सटायर में क्या अंतर है, ये आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। सही बात। ह्यूमर केवल हंसाता है, गुदगुदाता है, जिसको कहते हैं हास्य, जिसको हास्य कहते हैं। हमारे यहाँ हास्य और व्यंग को मिला देते हैं, हास्य व्यंग। लेकिन हास्य अलग है, वो केवल हंसाता है और नदी की सतह पर उठी हुई लहर की तरह खो भी जाता है। लेकिन व्यंग
कहीं गहराई में उतर जाता है और चुभन पैदा करता है, उत्तेजित करता है, दिमाग को सोचने को मजबूर करता है। कभी आंखें छलछला उठती हैं तो कभी आक्रोश से मुट्ठियां तन जाती हैं और तब ये व्यंग्य बनकर कागज़ पर उतरता है। हरिशंकर परसाई ने ऐसा ही काम किया। मेरे ख्याल से अपने हिंदी साहित्य में जो व्यंग लेखक के विषय में अगर बात करूं तो पुरोधा पुरुष हैं उसके, पुरोधा पुरुष हैं। और उन्होंने ही व्यंग को स्थापित किया। तो शायद इनके समकक्ष हमारे ख्याल से किसी और का नाम लिया जा सकता है। इनके समकक्ष इनके बाद शरद जोशी हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया। लेकिन इनके समकक्ष तो कोई नहीं था, कोई और नहीं। जैसे आपने एक बात बताई कि वो नौकरी करते थे और उनको पता है कि और तो राजधर्म निभाना पड़ेगा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मैं एक बात बताऊं, ये गरीबी में थे, गरीबी में पल रहे थे। वर्ग संघर्ष की जो बात मैंने अभी बताई, ये इन्हें बचपन में जब ये क्लास 9 में पढ़ते थे तो फुटबॉल खेलते थे। अच्छा। और एक बार फुटबॉल की गेंद इनके पैरों के पास आई, इन्होंने उसको ठोकर मारी तो गेंद दूसरे पक्ष में चली गई और वहाँ से कुछ लोगों ने गेंद को गायब कर दिया। हेडमास्टर ने इनको बुलाया और कहा कि 1 रुपया तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया जाता है क्योंकि तुमने गेंद, जुर्माना लगा दिया। उसके ऊपर जुर्माना। और 1 रुपया उस समय बहुत होता था। 1 रुपया जुर्माना नहीं था, इसलिए उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला मैट्रिक का। किसी तरह पिता से इन्होंने 1 रुपया मांगा, शाम को एडमिट कार्ड मिला। उस दिन इन्होंने अपनी कॉपी के पिछले पन्ने पर लिखा कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जुल्म करते हैं, एक जुल्म सहते हैं। तो मुझे इनके बीच का रास्ता अख्तियार करना है। जुल्म सहने वालों को राहत देनी है कि कैसे जुल्म से मुक्ति मिलेगी और जुल्म करने वालों को क्या सज़ा दी जाए। इसके लिए आंदोलन नहीं कर सकता मैं, लेकिन कलम का आंदोलन कर सकता हूँ। जैसे प्रेमचंद कलम के सिपाही थे, ये कलम के आंदोलन करता थे। एकदम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे कबीरदास जी ने भी लिखा, बड़े व्यंग्यात्मक लिखते थे कबीरदास जी। आज कबीरदास तो खैर बहुत महान व्यक्ति रहे, और हरिशंकर परसाई, कबीरदास जी वो कवि पंक्तियाँ लिखते थे, छंद लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो उनमें और इनमें आपको क्या सामंजस्य नजर आया? देखिए, आज हरिशंकर परसाई जब लिखते हैं तब वो ऐसा दौर था जब हम आज़ादी के उस खुमार से उतर रहे थे और समाज और राजनीति की सच्चाई से रूबरू हो रहे थे। उस समय और अब के समय में कुछ खास अंतर नहीं आया है। राजनीति के चाल और चरित्र में कोई खास अंतर नज़र नहीं आता है। वो तब भी वैसी ही जवान थी, आज भी वैसी ही जवान है। राजनीतिक दल जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे को भ्रष्ट बताती है, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं। ऐसे में ऐसे लेखकों की आवश्यकता है जो निष्पक्ष होकर लिखे, जो जिनकी संरचना जो है वो ज़मीन से जुड़ी हो, जो बिना किसी से डरे सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करे, जो लिखते समय हिचकिचाए नहीं, जिनके ऊपर जो है किसी परोपकार का अधिकार ना हो, जो किसी पार्टी से या किसी की सोच से जो है वो इतर सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर कह सके, खुलकर बात कर सके। ऐसे में कबीर और परसाई की आवश्यकता हमें आज महसूस होती है, जो किसी खेमे में नहीं है, खेमे में नहीं, बल्कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं, कबीर ने भी कुरीतियों के बारे में लिखा। हर किसी बारे में उन्होंने किसी धर्म के विषय में बातें, हर किसी लिखा, उन्होंने लिखा। और परसाई जी की तो खैर बात जो है इनको, आज का जो बौद्धिक तबका है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी खांचे में ढला हुआ है। वो अपने चश्मे से जो है किसी को सही और गलत ठहराने का प्रयास करता है। जैसा कि एकता बता रही है, कबीर में और इनमें हरिशंकर परसाई में मुझे एक बहुत बड़ा साम्य दिखाई पड़ा। कबीर का जो दोहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए, बिल्कुल इससे मिलता हुआ भगत की गत इनका निबंध है, जिसमें भगत को नरक मिलता है तो वो दौड़ के जाता है कि हमें स्वर्ग मिलना चाहिए। धर्मराज कहते हैं तुम्हें स्वर्ग क्यों मिलना चाहिए? तुम भजन करवाते हो, उससे 2 लोग मर गए। लाउड स्पीकर में इतनी तेज आवाज़ होती है कि एक मैट्रिक में परीक्षा देने वाला बच्चा फेल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली।
उसके कारण तुम हो, और एक बीमार व्यक्ति था, हार्ट का मरीज, तुम जोर जोर से चिल्लाकर भजन गाते हो, क्या भगवान बहरा है? सही बात तो है। वहाँ ये वो तो खुदा को कहते हैं जो इन्होंने लिखा, और हाँ। ये भी उस विषय में लिखे हैं। और जैसे कबीर जो हैं, आज ये समाज सुधारक हुए हैं। इन्होंने जो व्यंग्यात्मक बातें लिखी हैं, जैसे आप बोले पहले प्रखर के नाम से लिखते थे, ये करते थे, ये अपने आप को कई बार छुपा कर भी लिखते थे। ये एक बार एक चंदे की बात करने लगे, जब चंदा मांगने गए तो ये लिखते हैं कि चंदा लेने वाला और चंदा देने वाला दोनों एक दूसरे को सूंघते हैं। अब देखिए यहाँ सूंघने का शब्द इन्होंने प्रयोग किया है कि सूंघता कौन है, कि दोनों एक दूसरे को सूंघते हैं कि ये चंदा लिए बिना हाँ, जाए, ये तो मतलब चल जाएगा, और ये और चंदा देने वाला कि चंदा लिए बिना चल जाएगा, और वो चंदा देगा नहीं। तो जब चंदा मांगने गए तो बोले तुम तो चंदा मांगने आ गए, हमें तो टैक्स की बीमारी लगी हुई है। और लेखक कहता है कि मुझे टैक्स की बीमारी हो जाती तो कितना। अब लेखक कहता है कि मुझे टैक्स की बीमारी, और मैं टैक्स की बीमारी से अगर मर जाऊं तो कल पत्रिका में छपेगा कि टैक्स बीमारी से हरिशंकर प्रसाद जी का देहांत हो गया। बड़ी खुशी की बात है। मैं आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि इनके कौन सा लेख जो है जिसके विषय में आप कोई विशेष बात कहना चाहते हैं? देखिए, उनके सारे लेख ऐसे हैं जिसमें विशेष बात नहीं, सारी तो ऐसे हैं, कोई विशेष, जैसे आप तो बच्चों को सदाचार का ताबीज हाँ। कहानी जो है, उनको दिखाई पड़ता है कि समाज में भ्रष्टाचार है, और वो एक ऐसे बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसे समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं जहाँ हर व्यक्ति सुख से रह सके, हर व्यक्ति खुश रह सके, हर व्यक्ति की अपनी आरंभिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। इनकी बुआ थी, एक काफ़ी गरीब थी, लेकिन हर परेशानी के समय वो कहा करती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस स्टाइल को इन्होंने अपनाया है, और प्रायः इस बात के साथ वे खत्म करते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, माने पॉजिटिविटी उनके लेकिन अंदर एक दिन सब कुछ ठीक नहीं होगा, इसको वो पहले कह चुके होते हैं। तो ये समाज में सुधार की मांग नहीं चाहते थे, समाज में बदलाव की मांग चाहते थे, और ये बदलाव तभी होगा जब जन चेतना होगी। तो इन्होंने अधिकतर क्या किया है, इनसे मुक्तिबोध से प्रभावित हुए हैं, और मुक्तिबोध की फैंटेसी शैली में इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से एक कहानी है सदाचार का ताबीज़। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में मैं बताती हूँ। फैंटेसी ये ली है कि एक राजा था, राजा के राज्य में राजा ने सुना लोगों से कि यहाँ बहुत भुखमरी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है। तो राजा ने कहा भ्रष्टाचार है, पता लगाओ तुम। तो उनके जो चापलूस मंत्री वगैरह थे, उन लोगों ने कहा कि हमें तो कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम तो आपकी नज़र से देखते हैं। सही बात है। जब आपको नहीं दिख रहा है तो हमें कैसे दिखेगा? सही बात है। तो ऐसा करते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं, उनको बुलाते हैं। हाँ। वे बारीकी से समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट देंगे कि भ्रष्टाचार है या नहीं, तो कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा है उसकी। तो 5 वैज्ञानिक बुलाए गए। 5 वैज्ञानिक आए और उन्होंने तरह तरह की खोज खबर ली। सब पर व्यंग्य है, वैज्ञानिकों पर भी व्यंग्य है, मंत्रियों पर भी व्यंग्य है, तंत्रियों पर भी व्यंग्य है। वैज्ञानिक आकर कहते हैं हमें तो ऐसा कोई नहीं मिला, एक साधु मिला है, संत। अच्छा। जो जंगल में रहता है, वो कहता है कि वो ठीक बता देगा कि भ्रष्टाचार कितना है और उसको कैसे मिटाया जा सकता है। वहाँ खोज हुई जाकर। तो साधु को बुलाया जाता है। साधु कहता है कि इसके लिए तो बहुत तेज है आपके यहाँ, भ्रष्टाचार की गति बहुत तेज, 90% तक पहुँच गई है। तो राजा कहते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे? तो बोला ताबीज़ बना दूंगा मैं। अच्छा। और 5 लोगों को वो ताबीज़, पहले 5 ताबीज़ ला के देता है। तो ताबीज़ 5 लोग बांध लेते हैं। राजा जो है वेश बदल कर जाता है और देखता है कि इस ताबीज़ का प्रभाव है कि नहीं। तो एक दुकानदार के पास जाता है। एक दुकानदार पुलिस को घूस देने गया है, घूस देता है। उस दिन 2 तारीख है, 2 तारीख को घूस देता है। तो वो घूस मना कर देता है, नहीं लूँगा, और ताबीज़ से निकलता है ये भ्रष्टाचारी नहीं है। तो राजा आके बहुत खुश होता है, बोलता है ये ताबीज़ तो बहुत अच्छी है, तो हमें तो कई करोड़ ताबीज़ लगेंगे। उसके लिए फिर फैक्ट्रियाँ बनानी पड़ेंगी, फिर फैक्ट्री के लिए ज़मीन लेनी पड़ेगी, और ज़मीन को समतल बनाने के लिए कुछ कारीगर लगेंगे। पूरा उद्योग ही हो गया है। उद्योग, ये एक ताबीज़ का उद्योग हो गया। अब ताबीज़ का उद्योग हो गया तो उसमें भी अलग अलग तरह का भ्रष्टाचार होने लगा। कुछ ताबीज़ झूठे निकलने लगे, कुछ ताबीज़ सच्चे निकलने लगे, ताबीज़ थे ही नहीं असल में।
कुछ उसमें पादरी जुट गए, कुछ पुरोहित जुट गए, बहुत सारे पाखंडी कई तरह के लोग जुट गए इसमें, और सबने ताबीज बांध लिया। 1 महीने के बाद 31 तारीख को उसी पुलिस अधिकारी के पास राजा वेश बदल के गया, तो ये जो व्यक्ति घूस देने आया था उससे उसने घूस ले लिया। घूस ले लिया तो ताबीज से आवाज़ निकली कि आज तुम घूस ले लो, आज तुम्हारी ये ज़रूरत है। तो राजा ने कहा कि अरे ये व्यक्ति तो भ्रष्टाचारी नहीं था, ये भ्रष्टाचारी कैसे हो गया? तो ताबीज से निकला, ताबीज से स्वर निकला कि ज़रूरत के अनुसार आदमी बदल सकता है। तो ये इनका सदाचार का ताबीज बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी व्यंग रचना है इनकी। एकता, आप तो बच्चों को पढ़ाती हैं, अभी स्कूल में पढ़ाती हैं, कॉलेज, माफ़ कीजिएगा, कॉलेज में पढ़ाती हैं आप, तो आज हरिशंकर परसाई के परिप्रेक्ष्य में आप उनको किस तरह से समझाती हैं, किस हाव भाव से? अभी जैसे मैम हमें बोल रही हैं तो व्यंग तो था ही, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हंसी हमारे लबों पर आ गई, तो क्या बच्चे इसी तरह हंसते हैं? जी, जैसे हरिशंकर परसाई ने साहित्य में व्यंग को एक अलग मुकाम दिया था। व्यंग में करुणा का आस्वाद परसाई जी के लेखन की एक खास विशेषता रही है। वह केवल विनोद या परिहास के लिए नहीं लिखते हैं, बल्कि उनकी सभी रचनाओं में एक साफ सुलझी वैज्ञानिक जीवन दृष्टि मौजूद है। वह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, ढोंग, अवसरवादिता आदि जैसी कुरीतियों पर तेज रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही प्रखर पत्रिका में अपनी वैचारिक को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि यदि कोई पूछे स्वराज्य किसका तो हम कहेंगे किसान का, मजदूर का, ग्रामीण का। परंतु क्या वास्तव में वो जानता है कि उसे राज्य मिल गया है, वह राजा हो गया है? साहित्य, संस्कृति, कला, राजनीति पेट से बाहर कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि इसके बाहर कोई दुनिया है। तो इस वैचारिकी के आधार पे ही हम परसाई के समस्त लेखनी का अवलोकन कर सकते हैं। परसाई के जितनी भी रचनाएं हैं उनके शीर्षक ही आपको इतना गुदगुदा देंगे कि आप उनको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक बात तो पूछना है कि इनका अंतिम समय कैसा बीता? अंतिम समय तो लेखन से 10 अगस्त 1995 को उनकी डेथ हुई, और 20 अगस्त 2024 उनका जन्म हुआ। अगस्त में ही उनका अगस्त में ही उनको। तो अंतिम समय कैसा बीता इनका? अंतिम समय ठीक था, मतलब आर्थिक स्थिति इनकी ठीक ठाक थी। मानी जब सब ठीक हो जाएगा, जो सब ठीक हो जाएगा ऐसा तो नहीं हुआ। उनकी आंखों में जो स्वराज्य का सपना था वो पूरा नहीं हुआ। नहीं, खैर वो बात तो नहीं। वैज्ञानिक समाजवाद की जो सोच थी उनके समय, यहाँ सती एक बार फिर ये रूप कुंवर सती हो गई थी ना, तो उसने लिखा, राजस्थान में, उन्होंने लिखा था कि सती प्रथा सामंती सोच का उदाहरण है। ये तो खैर हरिशंकर परसाई के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे उन्होंने कहा कि ईमानदार बाप बच्चों को, जो उनके बेटे हैं, उनको निठल्ला लगता है। कहते हैं कि गर्व की बात जो होती है कि हमारे पास आत्मविश्वास होता है, किसी को ज्ञान का आत्मविश्वास, किसी को धन का आत्मविश्वास, किसी को बल का आत्मविश्वास, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास, उससे बड़ा आत्मविश्वास इस दुनिया में नहीं। तो इन्होंने इस तरह से की बहुत सी बातें लिखी जो सुनकर कहते हैं कि बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शरीक कर लो तो आपकी इज्जत जो है आधी बच जाती है, बढ़ जाती है। नहीं, इन्होंने बहुत खैर हरिशंकर परसाई के बारे में हम जितनी भी बात कहेंगे बहुत कम है। और धन्यवाद प्रोफेसर चंद्रकला पांडे, और धन्यवाद आपको सहायक प्रोफेसर एकता हेला। आपने स्टूडियो में आकर इनके बारे में बहुत सी बातें बताई। हम बहुत सी बातें और करना चाहते थे, लेकिन समय के बारे बात होती है। भविष्य में अगर कभी इनके विषय में होगी तो ज़रूर हम आपसे और बातें करेंगे। आज के लिए नमस्कार। और हम अपने दर्शकों को बताएं कि हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के महान जो साहित्यकार तो थे ही, लेकिन ये व्यंग्यकार, महान व्यंग्यकार थे ये।